नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ ओवरटाइम कर रही हैं। पिछले लगभग 18 महीने में 27 फॉरेन नेशनल मर्सनरीज भारत के अंदर से या बॉर्डर इलाकों से पकड़े जा चुके हैं। इसी कड़ी में एक और अमेरिकन नेशनल जो कहा जा रहा है एक्स नेवी सील है, उसको नेपाल की बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। सब चर्चा उस एक सीआईए नेवी सील की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां एक यूक्रेनियन महिला भी पकड़ी गई है। क्या कनेक्शन है इनका बालेन शाह का, और क्या यह भी मैथ्यू वैन डाइक जितना ही बड़ा व्यक्ति है? इस पर तो चर्चा होगी ही। साथ ही जो व्यक्ति कभी ये कहता था ट्रंप का राइट हैंड कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम तबाह कर देंगे, जो मोदी और पुतिन दोनों का ही लगभग दुश्मन जैसा था, उसे कहा जा रहा है कि रशिया या ईरान में से किसी एक ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया है। भाई साहब पहले दिन अच्छा फोटो वोटो खिंचा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, और अगले दिन चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात उस व्यक्ति की जो नेपाल और भारत की बॉर्डर पर पकड़ा गया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्डन ब्राउन। लगभग 36 साल का यह व्यक्ति है। 6 साल तक अमेरिकन नेवी सील्स के अंदर रहा है, यानी कि लगभग एक ट्रेंड कमांडो जैसा है। यह व्यक्ति अपनी ड्यूटी पूरी कर मतलब रिटायरमेंट लेकर जितनी भी इनकी सर्विस है वो पूरी करके यह व्यक्ति है, वो अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है इसके हिसाब से। तो ये अपनी ड्यूटी पूरी करके पढ़ाई कर रहा है, छुट्टी उट्टी में जैसे भी जो भी किया होगा इसने, या एक तरीके से उसका कवर अप है, ये थाईलैंड पहुंचता है और थाईलैंड से ये सी रूट लेकर ये श्रीलंका पहुंचता है। श्रीलंका के बाद खबर यह है कि वो बेंगलोर जाता है, बेंगलोर के बाद वो गोवा जाता है, लगभग 6 हफ्ते वहां रुकता है, फिर लखनऊ जाता है, फिर गोरखपुर जाता है, और उसके बाद ये नेपाल में एंटर करने का प्रयास कर रहा था महाराजगंज जिले में सिनौली बॉर्डर के पास से। वहां पिलर नंबर 516 के पास से इस व्यक्ति को पकड़ा गया और इसने वहां से भागने का प्रयास किया, तो पब्लिक ने अच्छे से जमकर इसकी एक तरीके से खातिरदारी की, और उसके बाद जो गाय भैंस को बांधने वाली रस्सी होती है उससे इसे बांधा और एसएसबी को इसको सुपुर्द कर दिया। और इसके पास से जो अलग अलग सोर्सेस से खबरें हैं, लगभग 31,000 रुपए पकड़े हैं। इसके अलावा 2 फोन पकड़े गए हैं। कहीं खबर यह है कि चाइनीज पासपोर्ट है, कहीं खबर यह है कि इसके पास अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है, मतलब ये बिना पासपोर्ट के ट्रैवल कर रहा था या फर्जी डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रैवल कर रहा था। अब सवाल यह उठता है कि इसको जब पकड़ा गया, और ये बार बार बयान चेंज कर रहा है, इसको जब पकड़ा गया तो इसने ये कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट खो गया है। अब सवाल यह है कि भैया तुम्हारा पासपोर्ट अगर थाईलैंड में घूम गया था इसके हिसाब से, तो अब तक तुमने उसे बनवाने का प्रयास क्यों नहीं किया? भाई साहब जब कोई विदेश में जाता है ना, अगर पासपोर्ट 1 घंटे के लिए भी खो जाए ना, तो जान हलक में आ जाती है। और सबसे पहले आदमी प्रयास करता है कि जहां नियरेस्ट उस देश की एम्बेसी हो उसको संपर्क किया जाए और वहां जाकर अपना पासपोर्ट बनवाया जाए। और महीनों महीनों से इसके पास पासपोर्ट नहीं है। थाईलैंड से बिना पासपोर्ट के श्रीलंका पहुंचता है, श्रीलंका से भारत पहुंचता है, भारत में पूरे भारत में ट्रेवल करता है, उसके बाद ये नेपाल पहुंचने का प्रयास करता है। क्यों जाने का प्रयास कर रहा है उसकी संभावनाओं पर भी जिक्र करूंगा। मैं ये नहीं कह सकते कि कंफर्म है, लेकिन कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। और कहा ही जा रहा है वहां पे कोई नाज नाम का व्यक्ति है, उससे ये मुलाकात करना चाह रहा था। अरे भाई तुम 6 हफ्ते गोवा में रहे, बेंगलोर में रहे, खबर यह है कि शायद शादी भी कर ली इसने भारत में किसी से। गोरखपुर है, लखनऊ है, हर बड़े शहर में आप रह रहे हैं, और आपने एक बार भी यह प्रयास नहीं किया कि आप अमेरिकन एम्बेसी को कांटेक्ट कीजिए। साफ है, स्पष्ट है, ये अपने रिकॉर्ड को क्लीन रखना चाहता था। कहीं पर भी ये कोई ट्रेल नहीं छोड़ना चाहता था कि भैया पासपोर्ट लेकर चलेगा तो किसी एयरपोर्ट पर, किसी पोर्ट पर, कहीं पर भी, कहीं भी जहां एंट्री पॉइंट है वहां जाकर जब उसको स्कैन करेंगे तो एक रिकॉर्ड होता है, एक एंट्री का रिकॉर्ड होता है। ये उसको कहीं ना कहीं डिच करना चाह रहा था कि कहीं पता ना लगे कि मेरी एंट्री कहां से हुई, एग्जिट कहां से हुई। ये एक ट्रेंड ऑपरेटिव जिस तरीके से काम करता है, निश्चित तौर पर बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। और हर जगह इस जॉर्डन ब्राउन की बात चल रही है, लेकिन अभी पिछले 1 या 2 दिन में ये यूक्रेनियन महिला भी पकड़ी गई है, और ये भी नेपाल बॉर्डर से पकड़ी गई है। और मैथ्यू वैन डाइक के बाद जिस तरीके से नेटवर्क धीरे धीरे बर्स्ट हो रहे हैं, तो क्या इसे भारत में ट्रेवल करने दिया गया? क्या इसको एक तरीके से कह सकते हैं ट्रैक किया जा रहा था कि देखते हैं कहां कहां जाता है, किस किस से मिलता है, किस किस से कनेक्ट होता है?
और जब ये नेपाल में एंट्री करने का प्रयास कर रहा था कि भारत की जुरिस्डिक्शन से ये निकलने वाला था, तब इसको पकड़ लिया गया क्या? क्योंकि अब इसके पास 2 फोन हैं और जब उसको खंगाला जाएगा, उसको एक तरीके से उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस होगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैट्स निकल कर आएंगे, निश्चित तौर पर किसी न किसी के साथ कम्युनिकेशन में होगा, वरना इसे कैसे पता भारत में अब कहां जाना है, अब कहां जाना है? अब बहुत सारे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे कोडेड होते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं, उनके माध्यम से निश्चित तौर पर संपर्क में होगा। किसी ने तो इसे 31,460 रुपए दिए होंगे ना। और अगर चाइनीज पासपोर्ट की बात सही है तो निश्चित तौर पर एक फॉल्स आइडेंटिटी पर इसे ट्रेवल कराया जा रहा था। कहीं 1-2 जगह आया है, बहुत सारी जगह है कि बिना पासपोर्ट के कर रहा था। दोनों ही चीज में ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाह रहा था। बिना पासपोर्ट के जा रहा था तो भी आइडेंटिटी छुप रही थी, फेक पे जा रहा था तो भी रियल आइडेंटिटी छुप रही थी। और जब अब इसको पकड़ा गया, पब्लिक ने पहले पीटा, फिर एसएसबी को दिया, ये कहानी है। तो कुल मिलाकर बॉर्डर पर यह व्यक्ति पकड़ा गया है। अब सवाल यह है कि पिछले कुछ समय में, पिछले 18 महीने में लगभग 27 ऑपरेटिव पकड़े गए। क्या ये छोटे छोटे बैचेस में भारत में आ रहे हैं किसी एक बड़े चीज को अंजाम देने के लिए? कोई बड़ा टारगेट है कि अलग अलग जगह उस नेटवर्क को सेटअप किया जाए, एक तरीके से लोकल ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हो ना, किसी के माध्यम से तो चीजें चल रही हो। तो मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको सेट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडियन एजेंसीज हैं उनसे एक कदम आगे बढ़ के उन चीज को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रही हैं। और भारत से ही नेपाल में एंट्री होती है इन सब की। चाइनीज पासपोर्ट लेकर जा रहा है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर लेके जा रहा है, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से बालेन शाह की सरकार आई, उसने एक वादा किया, उसने यूफोरिया क्रिएट किया कि भाई जेनजी की सरकार आ जाएगी और नेपाल तो भैया अब पर कैपिटा जीडीपी में अमेरिका और नॉर्वे और कुवैत को भी पीछे छोड़ देगा, और भैया नेपाल तो बस आज कुछ ऐसा किंगडम बन जाएगा, हेवन बन जाएगा, ऐसा एक तरीके से प्रोजेक्शन दिया गया। लेकिन आज के समय में नेपाल की स्थिति तब से और बदतर ही हो चुकी है। जिस तरह का डिस्कंटेंट नेपाल के अंदर, जनता के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से अब अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से फिर फूड क्राइसिस क्रिएट हुआ। उसके बाद जिस तरीके से बालिन शाह ने भारत के साथ व्यवहार किया, किसके बेस पे किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग उसको लेकर आए। तो भारत ने भी कुछ झटके दिए हैं, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो सुबह करूंगा। तो वहां पर कभी चाय के एक्सपोर्ट को भारत ने कहा कि भैया अभी थोड़ा देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां उस सरकार को झटका लगा तो उनके एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ। भारत ने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए नेपाल को थोड़ा थोड़ा जो लेवरेज दिया हुआ था उसमें थोड़ी कटौती करनी शुरू करी। उसके बाद करप्शन उसी स्तर पर है। भले ही पुराने नेता सत्ता से हट गए हों, लेकिन वो जो ठेकेदारी है, जो सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, आज भी सारा काम वही लोग कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, वही ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, वही करप्शन हो रहा है, सब कुछ वैसा ही है। स्थिति यह है कि लोगों ने वहां अपने आप को आग लगानी शुरू कर दी है। गणेश नेपाली नाम का एक व्यक्ति है, उसने सेल्फ इमोल्यूशन किया है। उसके बाद जिस तरीके से अब नेपाल में स्थिति है, तो बालेन शाह के लिए भी आगे सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं चला पाएगा, लेकिन वहां पर भी डिस्कंटेंट क्रिएट हो रहा है। तो क्या उस डिस्कंटेंट को संभालने के लिए, उसे रोकने के लिए ये ऑपरेटिव्स वहां भेजे जा रहे हैं कि भैया चीजों को मैनेज कीजिए? क्योंकि चाइना तो नहीं चाहेगा कि कोई वेस्टर्न पपेट यहां आकर बैठे और वो चलने दिया जाए। तो क्या भारत के रास्ते नेपाल में उन लोगों को भेजा जा रहा है क्या, जो एक स्पाई बैटल ग्राउंड को नेपाल में बना दिया है कि रॉ, सीआईए, एमएसएस, हर कोई वहां पर है, MI6 है, मुसाद है, केजीबी है, हर कोई है वहां पर। और काठमांडू तो उसका कैपिटल माना जाता है साउथ एशिया का। तो क्या इसीलिए इसको भेजा गया था, या भारत में कोई और फंक्शन, मतलब इसको कोई असाइन किया गया था और फिर ये वहां से निकला? और क्या मैथ्यू वैन डाइक जो आज जेल में ये कह रहा है, साहब मुझे पास्ता दे दो, नूडल दे दो, मुझे स्टोव दे दो, मुझे आलू प्याज दे दीजिए, श्रिम्प दे दीजिए, रेड मीट दे दीजिए, तीखी मिर्च हो रही है, साहब सुबह बड़ी दिक्कत होती है। क्या उसने कहीं ऐसा मुंह खोला कि अब ये लोग पकड़े जा रहे हैं? तो निश्चित तौर पर भारतीय एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही है, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैथ्यू वैन डाइक से ने कहा कि भैया मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है खाने में, मैं इन चीजों को संभाल नहीं पा रहा, मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए डिजाइन नहीं है। तो कोर्ट ने एनआईए से पूछा कि भैया इसके खाने का क्या होगा। एनआईए ने कहा भैया हम
उगलवाना जानते हैं, निगलवाना नहीं जानते। वो क्या खाएगा ये हम तय नहीं करेंगे, लेकिन उसने क्या उसके पेट में है वो निकालना हमारा काम है। तो फिर जेलर साहब को कहा गया कि भैया आप आइए, तिहाड़ जेल वाले, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा भाई साहब अभी टाइम नहीं है, एक हफ्ते बाद आना। कोर्ट को कहा कि हम एक हफ्ते में जवाब देंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, एक हफ्ता बहुत होता है, आपकी आंतों को मरोड़ने के लिए एक हफ्ता बहुत होता है, आपकी तशरीफ को जलाने के लिए मिर्च भरकर बहुत होता है। और क्या गारंटी है एक हफ्ते बाद भी जवाब दिया जाएगा, एक हफ्ते बाद फिर एक हफ्ता मांग लिया जाएगा। ऐसे ही तो सिस्टम चलता है भारत में। तो क्या तब तक मैथ्यू वैन डाइक ऐसे ही कोई और जॉर्डन ब्राउन्स के नाम देगा क्या? देखिए मैं ये नहीं कह रहा मैथ्यू वैन डाइक ने ही दिया है क्या, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नेपाल में जो हो रहा है उसी के लिए आया है, लेकिन ये अगर चीजें कनेक्ट करें तो इनकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन जो कुछ भी है, जो ये जॉर्डन ब्राउन पकड़ा गया है, निश्चित तौर पर बड़ा व्यक्ति है। जिस तरीके से कई महीनों से ये भारत के अंदर ट्रेवल कर रहा था और कहीं इसे कोई संशय नहीं हो रहा था, कोई पकड़ नहीं पा रहा था, तो कोई तो सपोर्ट सिस्टम होगा या करने दिया जा रहा था, जो भी है। खैर इस पे जो भी डेवलपमेंट होगी वो तो आपके साथ लाऊंगा ही। साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक व्यक्ति है जो ट्रंप का राइट हैंड माना जाता है, उसने ये कहा कि भैया जो भी रशिया से तेल खरीदे उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया जाए। उसने स्पेसिफिकली नाम लिया भारत का और चाइना का, और कहा ही जाता है कि ट्रंप जो वो बोलता है वो निश्चित तौर पर करता है। उस व्यक्ति का नाम है लिंडसे ग्राहम। भाई साहब यूक्रेन पहुंचे हुए थे 11 तारीख में, एक बड़ी सी ड्रोन फैक्ट्री के सामने खड़े थे और वहां से घोषणा की कि भैया बस व्हाइट हाउस ने वो मसौदा तैयार कर लिया है कि रशिया से जो भी तेल खरीदेगा, वो अलग बात है भारत रशिया को तेल बेच रहा है, अब भारत रशिया का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है, रशिया को रिफाइंड जो तेल है पेट्रोल डीजल उसमें, क्योंकि रशिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटीज है उसे तो यूक्रेन ने डीप स्ट्राइक कर निपटा दिया है। तो वहां से क्रूड आता है, यहां से रिफाइन होता है और वहां पहुंचता है। भारत लगभग अपनी 1/3 जरूरत का क्रूड अब भी रशिया से मंगा रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। भारत जितना मंगाता था उसमें सबसे शायद ज्यादा अब फिलहाल रशिया से ही मंगा रहा है। इन सब चीजों को धता बताते हुए वो लिंडसे ग्राहम जो ट्रंप का राइट हैंड माना जाता था और कैलिफोर्निया से साउथ कैरोलिना से माफ कीजिएगा 2003 से सेनेटर था। पहले कहा गया कि एरोटिक रप्चर हो गया है, कि हार्ट अटैक आ गया है, लेकिन उसके बाद ये कहा जाने लगा कि भैया हार्ट अटैक कुछ नहीं है, जहर दिया गया है। पहले एक बार प्रोफाइल देख लेते हैं कौन है लिंडसे ग्राहम। सेनेटर है, 500% भारत पर टैरिफ लगाने की बात इस व्यक्ति ने की थी। साथ ही जो यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ये व्यक्ति कह रहा था कि यूक्रेन को दिया जाए, और इसी के कहने पर दी गई। इजराइल का बड़ा हिमायती माना जाता है। कहा यह जा रहा है कि इसी ने ट्रंप को कन्विंस किया था इजराइल की बैकिंग के द्वारा कि भैया ईरान के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड के लिए सऊदी अरब के साथ जो भी पूरा प्रोसेस हुआ उसमें भी लिंडसे ग्राहम वही पीछे था। जैसे भारत में अमित शाह को माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे, ऐसे ही अमेरिका में लिंडसे ग्राहम को माना जाता था डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, क्योंकि बड़ी एक यहूदी लॉबी इसको सपोर्ट करती थी। और वही असली ताकत है अमेरिका में ट्रंप की भी, और इसके माध्यम से ट्रंप को बहुत हद तक मैनेज किया जाता था। ये भाई साहब पहुंचे हुए थे यूक्रेन, एक बड़ी सी ड्रोन फैक्ट्री के सामने खड़े होकर इन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। भाई साहब वहां से निकले, अगले दिन उस ड्रोन फैक्ट्री के ऊपर रशिया ने आग बरसा दी। देखिए जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रशिया के लगभग 10 से 15 टॉप जनरल्स इसी तरीके से असैसिनेट कर दिए गए हैं। तो भैया अब वो रिवर्स भी तो होगा ना, आपने जो बोया है वो काटोगे भी, तो संभावना ये है कि आपके लोग भी अब उसी दिशा में जाएंगे। सीआईए ने जब टर्की के अंदर अभी नाटो की जो बैठक हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भैया आईआरजीसी ने एक बड़ी किल लिस्ट बनाई है जिसमें कई सारे नाम हैं और आपका भी नाम उसके ऊपर है, आप है, नेतन्याहू है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको सिनेट करने की बात चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया ऐसा हुआ तो मैंने पहले ही ऑर्डर दिया है कि इतनी हजारों मिसाइलें ईरान के ऊपर मार देना कि इनको खत्म कर देना। तो अब इसमें ही संभावना जताई जा रही है, तो शायद 2 संभावनाएं हैं, ईरान, बल्कि 3 हैं, तीनों बताऊंगा। पहली, क्या ईरान ने निपटाया है?
कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्राइक करेंगे डायरेक्ट तो मामला ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा, नेतन्याहू को करेंगे तो ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा। तो उनके जो नीचे वाले हैं, जैसे अननोन गनमैन मार रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को नहीं छेड़ रहे, उनका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मिडिल हैंड, उन सबको निपटा रहे हैं। तो क्या ईरान ने उसको निपटा दिया है क्या? क्योंकि अभी 7 जुलाई को पूरे ईरान में पोस्टर्स छपे थे जहां पर लिंडसे ग्राहम और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भैया इनको अब इनकी साफ सफाई करनी है, और बाकायदा वहां जश्न मनाया जा रहा है। ऑफिशियली क्लेम नहीं किया गया कि हमने किया है, लेकिन वहां जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है लिंडसे ग्राहम जैसे लोगों की लॉबी ही पीछे थी जिसने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया ये ईरान वाला एपिसोड पूरा करना है। दूसरी संभावना ये जताई जा रही है कि शायद इसमें रशिया है, क्योंकि अगर 500% टैरिफ किसी देश पर लगेगा अमेरिका की तरफ से जो रशियन ऑयल खरीदेगा, और रशियन वॉर को अगर कोई फंड कर रहा है तो रशियन क्रूड ही फंड कर रहा है, तो फिर वो खरीदना भारी हो जाएगा। तो पूरी संभावना है कि रशिया की तरफ से किया गया हो, और रशिया का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने जो दुश्मन है उन्हें किस तरीके से निपटाया जाता है। एलेक्सी नवेल्नी से लेकर नोविचोक उसको दिया था, और पीछे बहुत कोई है, एक लंबी लिस्ट है। तो क्या उन लोगों ने इसको भी निपटा दिया है क्या? क्योंकि भैया जिस तरीके से लिंडसे ग्राहम लगभग हर एक के खिलाफ मोर्चा खोले रखता था, एक तरीके से प्रो वॉर पर्सनल उसको माना जाता था। उससे भी लड़ दो, उससे भी लड़ दो, उसके साथ ऐसा कर दो, उस पर टैरिफ लगा दो, उसकी अर्थव्यवस्था खराब कर दो, हर समय वॉर मॉन्गरिंग जैसी स्थिति होती थी। और तीसरी संभावना ये जताई जा रही है कि क्या ये इंटरनल जॉब भी हो सकता है क्या, कि ट्रंप को मैसेज दिया जा रहा हो उसे खास लॉबी के द्वारा कि युद्ध रोकने की मत सोचना। जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन चल रहा था तो ट्रंप के ऊपर गोली चली थी, और उसके बाद ट्रंप के तेवर बहुत हद तक ढीले पड़े थे, मैसेजिंग थी। तो क्या दोबारा से मैसेजिंग है कि भैया अपने आप को नोबेल प्राइज जीतने की कोशिश मत करना कि भैया मैं ईरान का युद्ध रोक दूं और फिर सब ठीक हो जाए और युद्ध सब नहीं। आपकी एप्स्टीन फाइल हमारे पास है, अगर उससे नहीं मानोगे तो ये मैसेजिंग क्या, मैं नाम नहीं लूंगा, जनता समझदार है, किसके हित में है ये ईरान युद्ध चलते रहना। पड़ोस में ही देश है एक बड़ा जो अमेरिका का सहयोगी आज कल ईरान के युद्ध में, तो क्या वहां से कोई मैसेजिंग है क्या कि भैया तब कान छू के गई, अब तुम्हारा जो साथी है उसको हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो तुम्हें भी इतनी ही सहजता के साथ किया जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, जितने भी लोग हैं वो संभावना जता रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये हार्ट अटैक नहीं है, या तो ये ईरान है या रशिया है, या इन दोनों का नाम पे किसी तीसरे ने बिल फाड़ दिया है। लेकिन ये निश्चित है कि भाई साहब को हैप्पी बर्थडे टाटा बाय बाय बोला गया है। और देखिए निश्चित तौर पर वो भारत के पक्ष में नहीं था, निश्चित तौर पर वो एक तरीके से भारत के एंटी वो अपना स्टांस रखता था। लेकिन क्या उस एक व्यक्ति की वजह से भारत को बहुत फर्क पड़ा था? नहीं, वो एक सिस्टम है, वो जिसका स्पोक्स पर्सन के तौर पर या जिस सिस्टम के लिए वो बोल रहा था, आज भी वो भारत को उसी तरीके से मैनेज करने का प्रयास करेंगे। भारत ने भी कह दिया ना, या तो नो डील या बेटर डील। अच्छी डील नहीं होगी तो हमें डील चाहिए नहीं। भारत ने जो ट्रेड डील होनी है अमेरिका से, एक तरीके से उसमें मैसेज दे दिया कि हम पीछे हट रहे हैं, अगर हमारे हित से देंगे नहीं। और रही रशियन ऑयल पे 34-35% का हमारा टोटल इंपोर्ट ऑलरेडी रशिया से हो रहा है, और बल्कि अब तो भारत रिफाइन करके रशिया को दे रहा है क्योंकि उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटीज को हैम्पर किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, जो अलेक्जेंडर डुगिन हैं, जो राइट हैंड माने जाते हैं पुतिन के, जो सलाहकार हैं एक तरीके से, उन्होंने 13 मार्च को ही कहा था लिंडसे ग्राहम टू बी फ्लैटेंड, उसको निपटाना पड़ेगा। तो भैया बंदर की बिल्ली बिल्ली की लड़ाई में बंदर ने फायदा उठाया या बिल्लियों ने निपटाया, वो तो खैर समय बताएगा या शायद कभी पता ही नहीं लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर है किसी ना किसी ने तो गेम बजाया है। तो भारत में जो भारत के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट कर रहे थे लोग, वो पकड़े जा रहे हैं। आगे भी ऑपरेशंस चलेंगे, आप फुट सोल्जर्स भी पकड़ रहे हैं, आप एफसीआरए के माध्यम से उनका जो एक तरीके से मनी नेटवर्क है उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो ग्राउंड फोर्स उसको एक तरीके से सपोर्ट कर सकते थे, माओइज्म हो या एक्सट्रीमिस्ट
जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म हो उसको आप नैप करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही भारत के बाहर बैठे लोग जो शायद भारत को उतना पसंद नहीं करते, उनको भी कोई अच्छे से चटका रहा है। खैर, अच्छी खबरें हैं भारत के लिए, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा इस पे वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।